नमस्कार साथियों, मैं लव बैरागी आप सभी का स्वागत करता हूं कौटिल्य एकेडमी की तरफ से। आज के सेशन में आज हम ज्योग्राफी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारे प्रश्न छात्रों के मन में होते हैं, विद्यार्थियों के मन में होते हैं। उन प्रश्नों का आसान भाषा में हम समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहला प्रश्न मुझसे पूछा जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक बात समझना, ज्योग्राफी मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहलाती है। मतलब बाकी अन्य विषयों को अगर कोई आधार प्रदान कर रही है तो वो ज्योग्राफी विषय ही है, भूगोल विषय ही है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। एक विषय को अपन लेते हैं जैसे कि इतिहास, और इतिहास शब्द को सुनकर अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप सोचे तो एक नाम निकल के सामने आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य को छोड़ो, पूरे वैश्विक परिदृश्य में भी देखोगे तो कई सारी सभ्यताओं के नाम आपको याद आ रहे होंगे। मिस्री सभ्यता अफ्रीका में, चाइना की सभ्यता चाइना में, एक नाम सुना होगा आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कई सारी सभ्यताएं हमारे वैश्विक संदर्भ में विकसित हुई है, जिसको अपन बोलते हैं यार यहां से मानव समाज विकसित होते हुए लगातार आया है। परंतु एक बात बताइए कि अगर मैं इन सभी सभ्यताओं के मूल में झांकूं तो इनमें क्या है मूल में? मिस्र में नील नदी मूल में है, मेसोपोटामिया या इराक में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी उसके आधार में है, चीन की सभ्यता में हांगू नदी उसके मूल में है, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही सिंधु नदी के आधार में पड़ा गया है। अर्थात किसी भी जगह पर अगर इतिहास भी बन रहा है तो उसके मूल में जो नदी है, नदी मतलब एक प्राकृतिक तत्व, और नदी को हम कौन से विषय में पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। नदी आपके सामने। सर ऐसा क्या हो गया कि नदी ने सभ्यताओं का निर्माण करने में बहुत भूमिका निभाई? समझने का ट्राई करिएगा। नदी नदी की एक अपनी भूमिका, एक महत्वपूर्ण योगदान है मानव समाज को। जैसे कि जहां पर भी नदी होगी वहां पर दैनिक जीवन के लिए पानी की आपूर्ति तो होगी, पहला पॉइंट। जिस जगह पर नदी का बहाव हो रहा होगा, हो सकता है वहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ मृदा का संकेंद्रण हो गया होगा, तो आप की कृषि भी अच्छे से कर सकते हो। और कृषि अच्छी होगी तो कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं आप वहां पर उसको भी लगा पाओगे। साथ ही साथ नदी के माध्यम से परिवहन जैसी व्यवस्था को भी आप अपना सकते हो। साथ ही साथ जहां पर नदियां होती हैं वहां पर आप पर्यटन की भूमिका भी अच्छी खासी देख सकते हो। और इन्हीं नदियों से हमारा धार्मिक जुड़ाव भी रहा है, तो धार्मिक गतिविधियां यहां पर आपको देखने मिल जाएंगी। पर्यटन के रूप में भी नदियों का अच्छा खासा महत्व है। साथ ही वर्तमान में तो नदियों पर बांध बनाकर बिजली का निर्माण भी किया जा रहा है। अर्थात एक तरह का ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा सुरक्षा के लिए नदियों को आप बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हो। वनस्पतियों की अधिकता होती है, पशु जैव विविधता वहां पर अधिक पाई जाती है जहां पर नदियां हैं। अर्थात मैंने नदियों के 7-8 महत्व तुमको बता दी है। अब क्या करना है, इसी को मेंस में भी लिख देना है, मेंस में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर इतने सारे महत्व नदियों के, तो मैं तो भैया नदी के पास रहने जाऊंगा। आप भी मेरे को देख के वहां पर आएंगे, 10 लोग और आएंगे, और जैसे जैसे लोग इकट्ठा होते जाएंगे और लोगों के समूह से बनता है समाज, और समाज जब लंबे समय तक किसी जगह पर बने रहता है उसी को हम बोलते हैं सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण भी ऐसे ही हुआ होगा, मिस्र की सभ्यता का निर्माण भी ऐसे ही हुआ होगा, और चीन की सभ्यता का निर्माण भी वैसे ही हुआ होगा। अर्थात इन सभी इतिहासकारी घटनाओं को समझने के लिए आपको भूगोल को समझना जरूरी पड़ जाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेता हूं मैं आपको। भारत में कई सारे लोगों का आक्रमण हुआ, किसने आक्रमण नहीं करा? मुगल का नाम आप जनरली देखते हो, मुगल ने, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पर हो रहा है। आक्रमण के रूप में नहीं हो रहा, परंतु आए तो वो भी हमको बढ़ावा देने तो नहीं आए थे, बोल रहे थे परंतु बढ़ावा नहीं दिया। सबसे बड़े चोर लुटेरे तो वही थे, अंग्रेज लोग। क्यों आए थे? अच्छा, अरब में जब आप जाओगे तो अरब के अंदर में वहां पर सही भूमि नहीं है, वहां पर कृषि नहीं हो सकती, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधन नहीं है। आज वहां पर हम तेल, प्राकृतिक गैस के संसाधन देख पा रहे हैं। पहले के समय तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो तेल और गैस का दोहन कर पाए, ना उस समय पर मशीन थी, वहां पर गाड़ियां थोड़ी थी आज से 500-600 साल पहले कि नहीं नहीं हमको आज से बुलेट चलाना है, हमको मर्सरी चलाना है। नहीं हुआ करता था उस समय पर। तो एक व्यक्ति जो अरब में पैदा हुआ है वो वहां पर कैसे जीवन यापन करे, तो वो फिर अलग अलग जगह पर जाएगा, वो नई नई जगह पर खोजेगा, नई जगह पर अपना राज साम्राज्य विस्तार करना चाहेगा, और उसी की तलाश में वो लोग भारत आ रहे हैं। इसलिए आपने सुना होगा ना, मोहम्मद गजनबी को जब तुम देख रहे हो तो वो भारत में 17 बार आक्रमण कर रहा है। सोच के देखो एक बार कि भारत में 17 बार आक्रमण क्यों हो रहा है। एक बार आया, उसको कुछ ना कुछ चीज मिली होगी ना। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बोलते थे। सोने की चिड़िया का मतलब क्या? वास्तव में हमारे डाल पर सोने की चिड़िया बैठ, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं था। वो एक प्रतीकात्मक शब्द है। कैसे? हमारे भारत में कई सारे प्राकृतिक संसाधन पहले से विद्यमान है। क्या नहीं है?
हमारे पन्ना में हीरा भी मिल रहा है। साउथ में चले आओ, कर्नाटक में हमारे पास में सोने की खदानें हैं। यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में लोहा, कोयला, सारी चीज पाई जा रही है। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र भी है, हमारे पास पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, हमारे पास द्वीपीय समूह भी आपके सामने देखने मिलते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो भारत के पास में ये प्राकृतिक विविधता बहुत ज्यादा है और यही प्राकृतिक विविधता भारत को आर्थिक रूप से भी बहुत आगे बढ़ाती है। तो भारत अलग अलग दृष्टि से देखने पर भी बड़ा संपन्न था, ज्ञान की दृष्टि से था ही था। इसलिए हमने क्या बोल दिया, भारत एक सोने की चिड़िया है। अब सोने की चिड़िया तो किसी और की तो नजर आएगी, जहां पर सोने की नहीं है वहां पर तांबे पीतल की भी नहीं है, सऊदी अरब में, अरब की तरफ में। तो वहां के लोग आक्रमण करने आ रहे थे उस समय पर, और आक्रमण करने आए तो फिर हमारा इतिहास बन गया आक्रमणकारी। नहीं तो फिर आपको ये गजनबी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण देखते नहीं मिलता। अच्छा, एक बात आपने गौर की होगी, अगर नहीं की तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में पहला पुर्तगाली आता है वास्को डी गामा, जिसको हम बचपन से रटे जा रहे हैं कि वास्को डी गामा ने खोज करी, भारत की खोज करी। अरे कोई खोज वोज नहीं करी। वास्को डी गामा के पिताजी से पिताजी से पिताजी से पिताजी से पहले भारत में अच्छी खासी समृद्धशील सभ्यता थी। हाँ, वास्को डी गामा ने बस ऐसा करा कि यूरोपियन नजर में भारत का एक छवि आ गई, उनको पता चल गया कि भारत जाना है। क्यों? क्योंकि जब वो भारत में आया, आज जब आप केरल को स्टडी करोगे तो केरल में एक बंदरगाह है, कोची बंदरगाह, उसी को पहले कालीकट बोलते थे। तो कालीकट बंदरगाह में आया और उसने केरल को जब समझा रहा, वो उसने भारत के केरल में मसालों का उत्पादन खूब मात्रा में देखा, और वो जब जा रहा था तो लेके भी गया। और जब उसने बेचा पश्चिम में जाके तो अच्छे खासे दाम भी उसको मिले। तो उसके बाद समझ में आ गई कि एक काम क्यों ना मैं करूं, यहां से मैं मसालों को ले जाकर वहां पर बेचूं। अब आप खुद ही सोचिए कि यूरोपियन लोग जो हैं, ये जो कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी की बात करें, अंग्रेज लोग की बात करें, उनका मेन मुद्दा क्या था? भारत से आर्थिक लाभ कमाना। हम पे शासन करने नहीं आए थे, वहां पर तो एक क्रांति हो रही है जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति में आवश्यकता है कच्चे माल की, और वो कच्चा माल, एग्जाम्पल की उनको वस्त्र बनाना है तो वस्त्र में कच्चा माल क्या होगा? कपास होगी। और कपास की खेती वहां पर संभव नहीं उतनी अधिक मात्रा में, क्योंकि वो जलवायु वहां की, अच्छा जलवायु ज्योग्राफी का विषय है, तब तुम समझ जाओ कि कपास वहां पर सही मात्रा में नहीं होगा। भारत के दक्कन के पठार, मालवा के पठार में हुआ, क्योंकि भारत के दक्कन के पठार, मालवा के पठार में जो चट्टाने हैं वो बेसॉल्ट चट्टाने हैं। बेसॉल्ट चट्टानों का जब अपर्दन अपक्षय होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी कपास के लिए जरूरी है। ऐसा आपको इंग्लैंड में नहीं देखने मिलेगा उतनी अधिक मात्रा में। तो उनको चाहिए कपास, तभी उनकी औद्योगिक क्रांति सफल हो पाएगी। तो अब वो कपास की खेती के लिए निकले इधर उधर, और उनको मिल गया अपना महाराष्ट्र वाला इलाका, उनको मिल गया गुजरात वाला इलाका, उनको मिल गया आपका दक्कन के प्लेटी वाला इलाका। तो उन लोगों ने क्या करा, यार कैसे भी करके इस जगह को तो अपने हथकंडे में लेना है, कब्जा करना है। यही वो आर्थिक लाभ था जिसने उनको मजबूर कर दिया कि हम राजनीतिक रूप से उनके कब्जे में चले जाए। और बड़ी मजे की बात है कि भारतीय लोग उस समय पर संस्कृति, धर्म से इतने जुड़े हुए थे कि यार वो अंग्रेजों की बात मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने अपने इतिहास में एक शब्द पढ़ा होगा, सामाजिक सुधार। तो वो एक नया हमारे सामने कॉन्सेप्ट लेके आ गए उन्होंने। लॉर्ड मैकाले को आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा कि हमें उस तरह की स्पीशीज, भारत में प्रजातियों को बनाना है जो दिखने में तो भारतीय की तरह हो, परंतु सोचने में, विचारने में वो किसकी तरह हो? अंग्रेजों की तरह हो। क्यों? क्योंकि अगर हम उस समय पर धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हम उस समय पर पारंपरिक वस्त्र पहन रहे हैं, कोई जीन्स लाके बोले कर ले पहन ले, तो हम पहनेंगे क्या? मैं नहीं पहनना, क्या फालतू चीज है ये। परंतु एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं ये तो फैशन है। यूरोप से एक शब्द आ गया फैशन। अब फैशन जिसको भी समझ में शब्द आया कि नहीं नहीं हमको भी फैशन में आगे बढ़ना है, तो अब खरीदो फिर वहीं का माल। तो अंग्रेजों ने क्या करा, कच्चा माल हमारे यहाँ का उत्पादन हो रहा है, उद्योग कहां पर? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सफल हो रही है, इंग्लैंड में फायदा हो रहा है इंग्लैंड का, और वही माल वापस जाके बेचा कहां जा रहा है? हमारे भारत के ही व्यापारों में बेचा जा रहा है। मतलब एक बात समझिएगा। अच्छा, भारत में ही क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि भारत में जनसंख्या क्या क्या है? ज्यादा मात्रा में देखने मिल रही है। जहां पर एक शब्द आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को टच करते हैं। इकोनॉमिक्स में शब्द आता है कि कोई भी उत्पादन अगर हो रहा है तो वो डिमांड को देखकर ही हो रहा होगा। अगर आपकी डिमांड नहीं तो आप उत्पादन करके कोई मतलब निकलेगा नहीं। आपूर्ति अगर उसकी चौपट हो जाएगी तो आपको दाम मिल पाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे। तो भारत में एक बड़ा सा मार्केट है। और अभी आपने लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुना, तो उन्होंने एक 3D फॉर्मूला दिया है। एक का नाम है डेमोग्राफी, दूसरे का नाम है डेमोक्रेसी, और तीसरे का नाम है डाइवर्सिटी। तो जो पहला शब्द का मतलब है डेमोग्राफी, 140 करोड़ अगर यहाँ पर लोग हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन है? भारत। तो बिना भारत में कोई चीज बेचे हुए आप लाभ तो नहीं कमा सकते भैया। तो यही सोच किसने रखी थी? अंग्रेजों ने रखी। कह रहा है बेचना तो भारत में ही है, तो कैसे बेचा जाए? तो आर्थिक नीतियां, धार्मिक नीतियां, सामाजिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां लाई जा रही हैं, और फिर हमको उपनिवेश बनाया जा रहा है। तो आज की हमारे सेशन में हम लोगों ने बात करी कि कैसे
ज्योग्राफी इतिहास को डिसाइड करती है। बाकी आगे के सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण को डिसाइड करना या राजनीति को डिसाइड करना, राज्य व्यवस्था को डिसाइड करना, या जिसको अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स को डिसाइड करना, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को डिसाइड करना, ये भूगोल के आधार पर कैसे संभव है, ये अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि यूपीएससी और एमपीपीएससी की दृष्टि से हम कैसे भूगोल विषय को टैकल करें, कैसे उसके आंसर को लिखें और कैसे उसके सिलेबस को समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।